हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं डॉक्टर रजत और मेरे साथ हैं डॉक्टर सपना। हम दोनों कंसल्टिंग गायनेकोलॉजिस्ट हैं मातृ हॉस्पिटल वडोदरा से। हमारे यूट्यूब चैनल गायनेक दीदी और गायनेक वाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रजत की बात सपना के साथ में हम लोग इनफर्टिलिटी सीरीज़ के बारे में सेकेंड पार्ट मेल इनफर्टिलिटी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जैसा हमने पिछली वीडियो में बात किया था मिथ्स एंड फैक्ट्स के बारे में, इस वीडियो में हम लोग डिक्रीज स्पर्म काउंट्स मेल इनफर्टिलिटी के कॉजेज़ के बारे में बात करेंगे। किन कारणों से होता है, मेडिकली किन किन चीज़ों से होता है। तो सपना, डिक्रीज स्पर्म काउंट्स या जीरो स्पर्म काउंट्स के कारण क्या होते हैं? जी, स्पर्म काउंट सबसे पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि जो पुरुष होते हैं उनमें स्पर्म्स होते हैं और स्पर्म के काउंट को हम बात कर रहे हैं। तो जो सीमेन टेस्ट होता है उसमें हम जब टेस्ट कराते हैं तो उसमें स्पर्म काउंट होता है, मोटिलिटी होती है, उनकी मॉर्फोलॉजी होती है और हमारे कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिससे हम वो रिपोर्ट को रीड करते हैं। तो स्पर्म काउंट कम होने के कई सारे कारण से हो सकते हैं। जैसे स्पर्म्स या तो बन नहीं रहे, बराबर उनका प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। जो टेस्टिकल्स एक जगह होती है, ऑर्गन होता है जहाँ से स्पर्म्स बनते हैं, और एक होता है कि स्पर्म्स तो नॉर्मल बन रहे हैं लेकिन वो पहुँच नहीं रहे हैं, मतलब उसमें इजैकुलेटरी या इरेक्टाइल डिस्फंक्शंस हैं। आप थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? नॉर्मली क्या होता है, ये टेस्टिस पे स्पर्म्स बनते हैं और वो स्पर्म्स बन के ये यहाँ से यूरिनरी ब्लैडर, ये वाज डिफरेंस से होके यहाँ से जाके वो वापस प्रोस्टेट फ्लूइड के साथ मिल के पेनिस से बाहर आता है। अगर टेस्टिस बन नहीं रहे हैं तो एबनॉर्मेलिटी ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन या फंक्शन होता है। तो जैसे उसके बहुत सारे कारण होते हैं। अनडिसेंडेड टेस्टिस हो सकता है, वेरिकोसील हो सकता है, या फिर कोई ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो गोनेडोटॉक्सिक होती है, पेशेंट ने कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी लिया है उस चीज़ में। और अगर स्पर्म्स यहाँ से बनते हैं लेकिन ये इजैकुलेटरी डक्ट का कोई इन्फेक्शन होता है या उसका ब्लॉकेज होता है, या वास डेफरेंस का कोई इन्फेक्शन होता है या ब्लॉकेज होता है, या प्रोस्टेट का कोई इन्फेक्शन होता है या ब्लॉकेज होता है, या फिर यूरेथ्रा में कुछ तकलीफ होती है, तो वो स्पर्म्स बाहर नहीं आ सकते। वो दो मेन कारण होते हैं जिनके कारण ये स्पर्म्स का फंक्शन या बनना या अमाउंट कम होता है। इसके अलावा जैसा सपना ने बताया, इजैकुलेटरी प्रॉब्लम हो सकते हैं, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के भी अलग अलग ग्रेडिंग्स होते हैं और इजैकुलेटरी डिस्फंक्शन भी अलग अलग टाइप के होते हैं। या तो एन इजैकुलेशन होता है, मेल पार्टनर का सीमेन बाहर नहीं आता है, या फिर रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन होता है। रेट्रोग्रेड का मतलब है सीमेन बाहर आने के बदले पीछे यूरिनरी ब्लैडर में चला जाता है। उसका भी डायग्नोसिस हमको पोस्ट इजैकुलेशन यूरिन एनालिसिस से पता चलता है। ये मेन कारण है। अब ये इनके क्या कारण हैं, क्यों हो रहे हैं, लाइफस्टाइल और डाइट बहुत ज़्यादा महत्व करता है। एक एक करके हम लोग इस बात पर डिस्कस करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है अल्कोहल। हमने पिछली वीडियो में भी बात किया था, अल्कोहल से मेल इनफर्टिलिटी, मेल फैक्टर्स पे क्या फ़र्क पड़ता है। जी, एक्सेस अमाउंट ऑफ अल्कोहल तो हमको पता है कि ओवरऑल बॉडी को अफेक्ट करेगा। ओबेसिटी है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, डायबिटीज़ है, तो इसके साथ ही इसका कोरिलेशन रहता है। कई बार बहुत ज़्यादा एक्सेसिव इंटेक है तो लिवर डिसऑर्डर्स भी देखने में आए हैं। कोई भी फॉर्म ऑफ अल्कोहल, इवन सोशल ड्रिंकिंग को भी अवॉइड करना चाहिए अगर आपको प्रेगनेंसी प्लान करनी है। हालांकि फॉरेन कंट्रीज़ में वो लोग सोशल ड्रिंकिंग करते हैं, पर इंडिया में हम लोग नॉर्मली एडवाइस नहीं करते। सेकेंड पॉइंट है स्मोकिंग, एक्टिव और पैसिव। पैसिव का तो हमने बात किया था पिछली वीडियो में। एक्टिव स्मोकिंग के बारे में बताएं। स्मोकिंग करेंगे तो स्मोकिंग में जो कंपोनेंट्स होते हैं, निकोटीन वगैरह जो रहता है, वो वैसो कंस्ट्रिक्शन करता है, वो स्पर्म की क्वालिटी को, मोटिलिटी को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। ओवरऑल हेल्थ के लिए भी वो हानिकारक है। निकोटीन कोई भी फॉर्म में, पड़ीकी, पान, तंबाकू, बीड़ी, स्मोकिंग अवॉइड करना चाहिए जब तक हमको प्रेगनेंसी चाहिए। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, इस पे कितना फ़र्क पड़ता है? बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं, इन्फेक्शंस हो रखे हैं, एक्चुअली ये जो वर्ड है STDs, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, वो स्पर्म के प्रोडक्शन को इंटरफेयर करेगा। अगेन जो उनकी डक्ट्स हैं उनको ब्लॉक कर सकता है, उनमें इन्फेक्शंस कर सकता है, उनमें फाइब्रोसिस कर सकता है, टेस्टिकल्स में फाइब्रोसिस हो जाएगी तो स्पर्म प्रोडक्शन अफेक्ट होगा, पस सेल्स होंगे सीमेन पैरामीटर्स में। तो ये भी एक अपने आप में एक मेजर फैक्टर है। मेल को अगर कोई मेडिकल कंडीशन है जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, थायराइड, इससे कितना फ़र्क पड़ता है? इससे फ़र्क पड़ेगा। थायराइड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, दिस इज़ ऑल हार्मोनल। हमारे जो हार्मोन्स है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एक्चुअली ये हार्मनी ऑफ हार्मोन्स नहीं है।
तो फिर से प्रॉपर हार्मोन लेवल्स नहीं है तो स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म प्रोडक्शन अफेक्ट हो जाएगा। तो थायराइड कंट्रोल में रहना चाहिए। हालांकि मेल्स में हम बहुत रूटीनली थायराइड टेस्ट नहीं कराते, बट जिनके पैरामीटर सीमेन पैरामीटर्स अगर खराब आते हैं तो हम उनके लिए थायराइड टेस्ट, डायबिटीज़ का टेस्ट, अगेन प्रोलैक्टिन करके एक हार्मोन होता है, वो सब टेस्ट हम साथ में करवाते हैं। इसके अलावा ईस्ट्रोजन है या प्रोजेस्टेरॉन टेस्ट है, नॉट प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन हम मेल्स में करवाते हैं। ओबेसिटी, मेल का वजन ज़्यादा होना, इससे स्पर्म काउंट पे कितना फर्क पड़ता है? इस पे आपकी क्या राय है? ओबेसिटी भी एक स्पर्म काउंट का बहुत मेजर फैक्टर है। अगर किसी का बॉडी मास इंडेक्स ज़्यादा है और इसके स्पर्म काउंट्स कम है तो वो, क्योंकि ओबेसिटी के अंदर ईस्ट्रोजन हार्मोन ज़्यादा होता है एडिपोस टिश्यू में, तो वो स्पर्म काउंट्स को नेगेटिवली इफेक्ट करता है। इसलिए वो वाले पेशेंट को हम लोग रेगुलर एक्सरसाइज और डाइट मॉडिफिकेशन का सलाह देते हैं। ऑक्यूपेशन का कितना फ़र्क पड़ता है? ऑक्यूपेशनल हजार्ड एक अपने आप में एक मेजर फैक्टर है, और हम जब भी मेल पार्टनर्स आते हैं तो उनसे भी हम ये हिस्ट्री में पूछते हैं कि आप किस तरह का जॉब करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वर्क बहुत ज़्यादा देखने में आया है, और ख़ास तौर से जो लोग लैपटॉप्स अपने लैब में रख के बैठते हैं तो उससे क्या होता है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है तो उससे कंटिन्यूसली हीट जनरेट होती रहती है और वो स्पर्म के लिए हानिकारक होते हैं। सो दैट इज़ वन। इसके अलावा जो लोग कंपनीज में काम करते हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, केमिकल्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, ये सब उनके स्किन में, उनकी बॉडी में वो इनहेल कर रहे होते हैं, उनका एक्सपोजर होता रहता है। खास तौर से जो सिविल इंजीनियर है, जो फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज या कंस्ट्रक्शन साइट्स पे काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा सीमेंट है, डस्ट है, उनको वो इनहेल कर रहे होते हैं। तो ये ऑक्यूपेशनल हजार्ड से जो अनअवॉइडेबल है, लेकिन अगर प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है और मेल पैरामीटर, सीमेंट पैरामीटर्स में प्रॉब्लम है, तो वो वाले बात पे भी हमको ध्यान देना पड़ेगा। ऐसे ऑक्यूपेशन जिनमें केमिकल और हीट एक्सपोजर ज़्यादा होता है, उसके कारण स्पर्म काउंट्स कम हो सकते हैं। उस ऑक्यूपेशन को या तो वो ऑक्यूपेशन बदल लेना चाहिए, और नहीं बदल सकते तो उस जगह से थोड़ा चेंज करने का ट्राई करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अंडरवेयर्स कौन से पहनने चाहिए। अच्छा, भगवान ने जो टेस्टिस बॉडी के बाहर दिया है मेल्स में, उसका एक रीज़न है, क्योंकि बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 37-38 डिग्री के आसपास होता है, और स्पर्म्स जो होते हैं वो गर्मी में मर जाते हैं। बाहर का एवरेज टेम्परेचर 32-30 डिग्रीज होता है, और टेस्टिकल्स स्क्रॉटम करके एक स्किन की थैली में बाहर लटके हुए होते हैं, ताकि हवा से वो उनको एयर सर्कुलेशन हो सके और ज़्यादा गर्मी ना हो। कोई भी ऐसी चीज़ जो गर्मी करेगी, अगर टाइट अंडरवेयर पहनेंगे, टाइट जीन्स पहनेंगे, जिससे स्क्रॉटम और टेस्टिस बॉडी से टच रहेगी, तो बॉडी की हीट टेस्टिस में ट्रांसमिट होगी और उससे स्पर्म काउंट होने के चांसेस डिक्रीज हो सकते हैं। इसलिए ब्रीफ्स पहनने का अवॉइड करें, बॉक्सर्स या लूज फिटिंग अंडरगारमेंट्स पहनने का एडवाइस करते हैं, टाइट जीन्स भी नहीं पहने। अच्छा, डाइट का कितना फ़र्क पड़ता है? डाइट का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, और स्ट्रेस, साथ में दोनों चीज़ें साथ में चलती है। और हेल्दी डाइट में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, गुड फैट, ज़्यादा से ज़्यादा गुड फैट, क्योंकि हमारे ये गुड फैट जैसे हमारे वॉलनट्स हो गए, बादाम हो गए, मूंगफली के दाने हैं, चने हैं, ये सब हमारी बॉडी में गुड फैट देते हैं। और ये जो गुड फैट है, ये हमारे कोलेस्ट्रॉल, इससे हमको जो गुड कोलेस्ट्रॉल मिलता है, उसी से हमारे हार्मोन्स बनते हैं। तो स्त्रियों के लिए और आदमियों के लिए, दोनों के लिए गुड फैट, हेल्दी फैट बहुत ज़रूरी है। ट्रांस फैट और जो सैचुरेटेड फैट्स जो आ गए हैं, वो हमको अवॉइड करना चाहिए। दैट इज़ वन। एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट, एंटीऑक्सीडेंट्स का मतलब है कि बहुत सारी हरी सब्जियां, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, खास तौर से बीट रूट हो गया, नींबू पानी हो गया, जिससे हमको विटामिन सी मिलता है, पालक है, जो हम हरी सब्जियों की बात करें, गाजर, टमाटर में लाइकोपीन होता है, तो ये सब एंटीऑक्सीडेंट्स हमको दे रहे हैं बॉडी में। अभी जो गुड फैट की बात हुई है, तो गुड सीड्स भी हमारे पास बहुत सारे अवेलेबल है, पंपकिन सीड्स, मेलन सीड्स, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, तो ये सभी अपने आप पे बहुत अच्छा गुड कोलेस्ट्रॉल बॉडी में देते हैं। तो गुड फैट की बात हो गई, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की बात हो गई। पानी का इंटेक, जो मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, 10 से 12 ग्लास पानी, अगर आप मेक श्योर करेंगे 12 घंटे का 12 ग्लास पानी 250 ml, तो आपका 2.5 लीटर पानी के आसपास हो जाता है। इसके अलावा बाकी जो इंटेक है वो एडिशनल है। तो पानी का इंटेक, हाइड्रेशन, और फ्रूट्स की जो हम बात करें, जिसमें बहुत सारा हमको फिर से एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और मिनरल्स मिल रहे हैं। सारे विटामिन सी जो रिच फूड्स हैं, या येलो कलर फ्रूट्स है, जैसे पपीता है, या फिर हमारे ग्रेप्स है, ये भी मेल इनफर्टिलिटी, और पोमेग्रेनेट, अनार है, ये मेल इनफर्टिलिटी के लिए सबसे बेस्ट फ्रूट्स हैं। बहुत सारे लोगों में ये
गैर मान्यता है कि मास्टरबेशन करने से स्पर्म काउंट्स डिक्रीज होते हैं। साइंटिफिकली कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि मास्टरबेशन पास्ट में या करंटली अगर कोई पुरुष करता है तो उसके कारण स्पर्म काउंट्स डिक्रीज होते हैं। हीट एक्सपोजर का जैसे मैंने बात किया, कपड़े से टाइट अंडरवेयर्स नहीं पहनने चाहिए, टाइट जीन्स नहीं पहननी चाहिए। ऐसे उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा गर्म पानी का या फिर हॉट सोना बाथ से एक्सपोजर से भी स्पर्म काउंट्स में प्रॉब्लम होता है, इसलिए जितना हो सकता है उसको अवॉइड करें। टेक होम मैसेज हमारा ये है कि जिनको प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है या जिसमें मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी है या जिनके सीमेन पैरामीटर्स बराबर नहीं है, उनको ये सारे पॉइंट्स पे ध्यान देना पड़ेगा। और ये जो हमने इस वीडियो में बताया है कि क्या क्या है, ये हर चीज़ अवॉइड करनी है। बहुत सारे मेल्स बॉडी बनाने के लिए स्टेरॉइड्स लेते हैं, वो स्टेरॉइड्स के कारण भी कभी कभी स्पर्म काउंट्स में प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए वो बॉडी बनाने के लिए जब तक एक्सरसाइज कर रहे हो तब तक ठीक है, डाइट ले रहे हो तब तक ठीक है, लेकिन कोई भी एनाबॉलिक सप्लीमेंट्स ना लें। सबसे इम्पोर्टेंट आज का सफेद तीखा तड़कता भड़कता पॉइंट है मोबाइल। मोबाइल का यूज़ अगर आप पॉकेट में रख रहे हैं अपने पैंट के पॉकेट में, तो मोबाइल से रेडिएशन एमिट होता है और उसके कारण टेस्टिस पे एडवर्स इफेक्ट पड़ सकता है। हालांकि इसकी स्टडीज़ होनी बाकी है, लेकिन जब तक हो सके मोबाइल को पैंट की पॉकेट में ना रखें। अनडिसेंडेड टेस्टिस एक ऐसी चीज़ है जो बहुत सारे लोगों को पता नहीं चलती है। टेस्टिस नॉर्मली जब बच्चे पेट में होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है, तो वो टेस्टिस बच्चे के पेट में होती है और जैसे जैसे 7वां 8वां 9वां महीना आता है वो टेस्टिस बाहर आती है। कंजेनेटली अगर ये चीज़ का डायग्नोस हो जाता है डिलीवरी के बाद तुरंत, तो उसको तुरंत ऑपरेशन करके डिसेंड कर देना चाहिए। और अगर वो डायग्नोस नहीं होता है, बाद में पता चलता है, तो वो अनडिसेंडेड टेस्टिस को ऑपरेशन करके निकाल देना चाहिए, क्योंकि अनडिसेंडेड टेस्टिस वैसे भी कोई काम की नहीं होती और भविष्य में उसमें टेस्टिकुलर कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये पीडियाट्रिशियन को कंजेनेटली मोस्टली सारे पीडियाट्रिशियन गायनेक डॉक्टर्स को बताते हैं कि टेस्टिस अनडिसेंडेड है और उसका प्रॉपर फॉलोअप और इवेल्यूशन की ज़रूरत है। एक और पॉइंट मैंने देखा है, बहुत सारे मेल्स सुबह एक्सरसाइज करते टाइम पे साइकिलिंग भी करते हैं। हालांकि साइकिलिंग से कोई बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन परसिस्टेंटली अगर कोई मेल साइकिलिंग को एज ए फॉर्म ऑफ प्रोफेशन या एक्सरसाइज करेगा तो उससे प्रेशर बढ़ता है टेस्टिस के ऊपर बार और माइक्रो ट्रॉमा होता है, जिसके कारण भी काउंट कम हो सकते हैं। तो ये हमारा लाइफस्टाइल और डाइट के ऊपर एक हमारा पार्ट था। आपको कैसा लगा हमको ज़रूर बताएं। अगले पार्ट में हम लोग मेल इनफर्टिलिटी का इन्वेस्टिगेशंस के बारे में बात करेंगे। नमस्ते, थैंक यू, बाय बाय।